हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेट में। आशा करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। लगभग 2 सप्ताह का गैप हो गया है। इसका कारण यह है कि थोड़ा तबीयत ख़राब हो गया था और सर्दी खांसी फीवर केवल मुझे ही नहीं, मुझे मेरे पूरे परिवार को। तो इस बीच चेन्नई चले गए। चेन्नई जाने आने में उसके बाद ही तबीयत ख़राब हुआ। तो चलिए, ये तो जीवन का पार्ट है, लगा रहता है, लेकिन अभी हम बिल्कुल स्वस्थ हैं और आपके बीच उपस्थित हैं। और फिर से हम लोग अपना जो पठन पाठन का काम है उसको जहाँ से छोड़े थे उसको कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन में जितने भी जो थीम्स थे, जो कथा वस्तु थी, उनका हम लोग विवरण कर रहे थे, उस पर डिस्कशन कर रहे थे। और उसमें हमने किया कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक था इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो थीम था वो था टाउन प्लानिंग, उसके बाद जो एग्रीकल्चर, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हड़प्पन ट्रेड। यानी बहुत सारे जो ट्रेड एक स्थान से दूसरे स्थान तक, एक देश से दूसरे देश तक, और बाहर भी यानी एक्सटर्नल भी और इंटरनल भी। तो एक्सटर्नल में बहुत सारे जितने भी जो उस समय के जितने जो सिविलाइजेशन थे, चाहे सुमेरियन हो, मेसोपोटामियन हो, या इजिप्टियन सिविलाइजेशन जिसको कह सकते हैं, मिस्र की जो सभ्यता थी, उसके साथ इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों का व्यापारिक संबंध था। इसके बहुत सारे एविडेंसेज हमें प्राप्त हो जाते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे एविडेंसेज हैं, कौन कौन से ऐसे स्रोत हैं जिससे हमें पता चलता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों का जो व्यापारिक संबंध था वो विश्व के अन्य सभ्यताएं जो कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन उस समय चल रही थी उनसे एस्टेब्लिश था। और वही नहीं, भारत में इंटरनली भी एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच भी कौन कौन से व्यापारिक चीज़ें घटित हो रही थी, या जो ट्रेड सेंटर्स कहाँ कहाँ थे मुख्यतः, और किन किन चीज़ों का, किन किन जो वस्तुओं का विनिमय हुआ करता था। इन सारी चीज़ों पे आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो आज हमारा आज का जो थीम है वो है हड़प्पन ट्रेड। तो सुमेरियन टेक्स्ट पढ़ने के बाद हमें पता चलता है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसको मेलुहा कहा गया है वहाँ के टेक्स्ट में। यानी वहाँ की जो किताबें हैं, जो खास करके जो ट्रेड पे रिलेटेड जितने भी जो एविडेंसेज हमें मिलते हैं, वो पता चलता है कि मेलुहा जो शब्द है, जो मेलुहा वर्ड है, मेलुहा वर्ड आपको, मेलुहा जो वर्ड है ये आईबीसी के लिए यूज हुआ, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लिए यूज हुआ है। और जो सुमेरियन लोगों का जो रिलेशनशिप था, खास करके व्यापारिक जो संबंध था, वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों के साथ था। और 2-3 चीज़ें और हम लोग देख सकते हैं कि इंटरमीडिएट स्टेशंस कौन कौन से थे। यानी जो सुमेरिया की जो सभ्यता है और जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इसके बीच में बहुत सारे इंटरमीडिएट स्टेशंस भी थे। यानी लोग वहाँ जाके रुकते थे, वहाँ भी व्यापारिक संबंध स्थापित करते थे, वस्तु विनिमय करते थे, उसका बेचना खरीदना जो भी था, सप्लाई करना, वो चीज़ किया जाता था। बीच बीच में जैसे मान सकते हैं कि हम लोग तिलमुन जिसको बोला जाता है, तिलमुन, या कहीं कहीं उसी को दिलमुन कह सकते हैं हम लोग। 2 इंटरमीडिएट स्टेशंस मिलते हैं, तिलमुन और दिलमुन। इसी को कहीं कहीं तिलमुन मिलता है, कहीं कहीं दिलमुन मिलता है। तो ये चीज़ हम लोग ध्यान रखेंगे कि सुमेरियन जो लोग थे, वहाँ की जब किताबें पढ़ी जाती है, जैसे हमारे यहाँ की जो किताबें जो आर्कियोलॉजिकल हो या जो लिटरेरी सोर्सेज, उसके आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों का जो व्यापारिक संबंध था वो मेसोपोटामिया से, सुमेरिया से, इजिप्टियन जो थे, पर्शियन जो कंट्रीज थे, उनसे एस्टेब्लिश था। और उसमें जैसे एक ये हो गया दिलमुन या तिलमुन। अभी कहाँ है प्रेजेंट डे में हम लोग देखेंगे तो ये बहरीन में है। ठीक है, ये पर्शियन कंट्रीज है, बहरीन, वहाँ आपको मिल जाएगा बहरीन में। ठीक है। और दूसरा भारत में हम देखेंगे तो जो मकरान कोस्ट है, जिससे वहाँ की भाषा में मकान या फिर मगान ऐसे बोला जाता है। मकान, माकन कह सकते हैं, मागन कह सकते हैं। तो ये जो टर्म यूज किया जाता है एक्चुअली ये है मकरान कोस्ट। आपको गुजरात में मिल जाएगा मकरान कोस्ट। तो ये यहाँ से जो इस्टेब्लिश था, जो ट्रेड रिलेशनशिप था, वो सुमेरिया से हमारा था। और इंटरमीडिएट स्टेशंस भी बहुत सारे हमें मिल जाते हैं। ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बहुत सारे जो सील्स मिले हैं, सील्स मतलब जो स्टाम्प सील होते हैं वो, और जैसे अगर देख सकते हैं हम लोग, अगर मैपिंग के थ्रू देखना चाहें तो जैसे देखिए कि ये इंडस है, इंडस रिवर के किनारे जितने भी जो ट्रेड सेंटर्स बसे हुए हैं, इनका जो व्यापारिक संबंध था, जैसे ऊर कह सकते हैं हम लोग,
हैं। ऊर जैसे मेसोपोटामिया का जो ये वाला रीजन है, यहाँ यहाँ एंटोलिया, उसके बाद जितने भी ये पूरा जो रूट अगर देख सकते हैं, और ये वाला हमारा जो पर्शियन गल्फ है, टिग्रिस रिवर है, यूफ्रेटस रिवर है, इन सारे छोटे छोटे जो ट्रेड सेंटर्स बने हुए थे उस समय के, वहाँ से हमें पता चलता है कि जो इंडस पीपुल थे वो उनके बारे में अवेयर थे और उनके साथ इनका व्यापारिक संबंध था। इसमें जो येलो कलर का है आपको, जैसे कि यहाँ गोल्ड 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 गोल्ड, कॉपर, ये वाला पोर्शन कॉपर का है अगर देखा जाए तो, कॉपर 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 कॉपर, यानी और रेड क्या, कार्नेलियन, कार्नेलियन शो कर रहा है जो रेड है वो। ऊर एक प्लेस है, ऊर हो गया, बहुत सारे ऐसे प्लेस मिल जाएंगे, जैसे ऊर हो गया, किस हो गया, सूसा हो गया, तेल हो गया, स्मार हो गया, लगास हो गया, ये जितने भी जो प्लेस थे उस समय के इंडस वैली सिविलाइजेशन के, खास करके जितने जो कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन में जो विकसित हुए जो ट्रेड सेंटर्स है, उनसे यहाँ के लोगों का, इंडस पीपुल का या हड़प्पन पीपुल का व्यापारिक संबंध था। इसके भी बहुत सारे हमें एग्जांपल्स, बहुत सारे एविडेंसेस प्राप्त हो जाते हैं। और वो कहाँ से प्राप्त हो जाते हैं, जो मेसोपोटामियन सील्स हैं वहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो सील यूज किए जाते थे, सेम प्रकार का, सेम टाइप का वहाँ भी वो एविडेंसेस प्राप्त हुए। जैसे जो सील यहाँ मिला है, सेम टाइप का सील वहाँ भी मिला है। तो इसे अनुमान लगाया इतिहासकारों ने कि जो भारतीय लोगों का जो व्यापारिक संबंध था, जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन था, वहाँ के और जितने जो व्यापारिक सेंटर थे उन सेंटर से एस्टेब्लिश था। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा, पहला है सुमेरिया, दूसरा है आपका मेसोपोटामिया। थर्ड में हम लोग देखेंगे कि मेसोपोटामिया का सील जो है मोहनजोदड़ो में भी प्राप्त हुआ है, यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो सील है वो मेसोपोटामिया में मिला। बहुत सारे जो ऊर है, तीस है, ये जितने भी जो प्लेसेस हैं, तेल हैं, यहाँ आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन का मिला। और वहाँ के जो सील्स हैं वो मोहनजोदाड़ो के जो सील्स हैं, मोहनजोदाड़ो जो है वहाँ से मेसोपोटामिया का सील प्राप्त हुआ है। यानी इसका मतलब ये है कि दोनों जो जगह है, जो प्लेस हैं, जो सभ्यताएं हैं, इन दोनों के बीच में जो म्यूचुअल ट्रेड हो रहा है, तभी तो एक जगह का सील दूसरे जगह पे पाया जाता है। खास करके आईवीसी का सील आपको मेसोपोटामिया में मिल जाएगा। मेसोपोटामियन सील्स जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, पर्शियन गल्फ सील्स जो कि इंटरमीडिएट स्टेशंस हुआ करते थे, वो भी मिला है। कहाँ से मिला है, लोथल से मिला है। यानी जो गुजरात का ये जो लोथल वाला पार्ट है, लोथल का यहाँ का जो सील्स है, आपको जो पर्शियन गल्फ हो गया, गल्फ मतलब इसके आपको नॉर्थ में या साउथ में रहने वाले जितने भी जो कंट्रीज हैं, वहाँ भी जो लोथल का सील है वो प्राप्त हुआ है। यानी पहला तो हो गया आपका जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो सील मेसोपोटामिया में भी मिला है, पर्शियन गल्फ में भी मिला है, और आप देख सकते हैं कि बहुत सारे जो एविडेंसेज हैं वो आपको सुमेरियन जो सभ्यताएं हैं, सुमेरिया की जो सिविलाइजेशन है वहाँ भी प्राप्त हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान देने वाली बात है। एविडेंस ऑफ इमिटेशन ऑफ मेसोपोटामियन कॉस्मेटिक्स बाई हड़प्पन। ठीक है, और हड़प्पा के लोग क्या करते थे, मेसोपोटामिया का जो कॉस्मेटिक्स के जो सामान थे, यानी खास करके जो श्रृंगार वगैरह के जितने जो सामान होते हैं जो ज़्यादातर वीमेंस यूज करती हैं, तो उसकी एविडेंसेस भी प्रचुर मात्रा में प्राप्त हो जाता है। भारत में देखेंगे कि भारत के कौन कौन से प्लेस में खास करके जो लिपस्टिक है, तो ये तो प्रचलन सदियों से रहा है, और औरतें खास करके भारत में या और भी कहीं जगह इसका प्रचुर मात्रा में इस्तेमाल करती ही हैं। तो ये इसका एविडेंस भी हमें, यानी जो कॉस्मेटिक्स चीज़ें हैं, श्रृंगार की चीज़ें हैं, चाहे वो बैंगल्स हो गए हैं या फिर और भी सज्जो सामान हो गए, बहुत सारे ज्वेल्स हो गए, बीड्स हो गए, वो सारी चीज़ें प्राप्त हो जाती है। ठीक है, कॉफिन बरियल का भी एविडेंस हमें प्राप्त हो जाता है। कॉफिन बरियल मतलब जो लाश को दफनाने का जो एविडेंस है, वो भी ऐसा प्रैक्टिस था उस समय कि लाश को जलाया नहीं जाता था बल्कि दफनाया जाता था। तो कॉफिन बरियल का भी प्रैक्टिस हमें मेसोपोटामिया की सभ्यता से और हड़प्पन की सभ्यता से मिल जाती है। ठीक है, तो ये सारी जानकारियाँ हमें धीरे धीरे करके अपने नॉलेज को बूस्ट करना है। जो भी कंसेप्ट है उसको अंडरस्टैंड करते जाना है, सीखते जाना है, और ये जो लर्निंग का प्रोसेस है, सीखने सिखाने का जो प्रोसेस है, ये चलते रहना चाहिए, ये रुकना नहीं चाहिए। और एक दो चीज़ थोड़ा सा इससे हट के हम डिस्कस करना चाहेंगे, क्योंकि लास्ट 10-15 दिन में बहुत हो हल्ला मचा था सोशल मीडिया पे खास करके,
और उसमें जो हमारे रिस्पेक्टेड डॉक्टर विकास देवकीर्ति सर हैं उन पे बहुत सारी गलत टिप्पणियाँ की गई। तो नो डाउट डॉक्टर विकास देवकीर्ति सर एक बहुत ही शानदार टीचर हैं, और वैसे टीचर को ऐसा ट्रोल करना सोशल मीडिया के थ्रू, या पता चला कि उनको प्रयागराज में एक FIR भी उनके ऊपर हो गया था। तो कोई भी जो टीचर किसी कंटेक्स्ट में अगर पढ़ा रहा हो तो उसका एक 44 सेकेंड्स का, 30 सेकेंड्स का और या 1 मिनट का, 2 मिनट का वीडियो आप बीच से काट करके सोशल मीडिया पे वायरल करवाते हैं, तो उससे दर्शकों में एक गलत संदेश जाता है, जो भी व्यूवर्स हैं या जो स्टूडेंट्स हैं उनमें गलत संदेश जाता है। ऐसी जो चीज़ें हैं नहीं की जानी चाहिए, और इसका हम निंदा करते हैं, इसको कंडेम करते हैं कि ऐसी चीज़ें ना हो। एक जो टीचर है, फैकल्टी है, एक टीचर कम्युनिटी है, और विकास देवकीर्ति सर ने बहुत सारे IAS IPS दिए हैं, खुद वो IAS से इस्तीफा दे चुके हैं। IAS मतलब कैडर, ठीक है, वो प्रॉपर खुद बोलते हैं कि प्रॉपर IAS उनको नहीं मिला, बट डिपार्टमेंट में थे जो, तो वहाँ से उन्होंने करके फिर दृष्टि द विजन, जो वहाँ उन्होंने पठन पाठन का काम किया। आज लगभग 20-22-24 सालों से वो पढ़ाने का काम कर रहे हैं। अभी 2 साल से मुश्किल से सोशल मीडिया या ऑनलाइन के थ्रू आ रहे होंगे। तो जो भी स्टूडेंट हैं, जो व्यूवर्स हैं, उनको पूरी बात पहले समझ लेनी चाहिए कि जो भी वो, खास करके अगर कोई हिंदी लिटरेचर पढ़ा रहा हो तो लिटरेचर पढ़ाने में बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए जाने चाहिए, और टीचर वही है जो जैसा बात किताबों में लिखा गया है उसको अपने जितने भी जो स्टूडेंट्स हैं उनको भली भांति समझा दे, पढ़ा दे, और उसको एग्जाम्पल के थ्रू बढ़िया से उनके माइंड में सेट कर दे। तब जाके जब वो मेंस का आंसर राइटिंग करेगा तब उसका वो क्रिटिकल एवेल्यूएशन करके, क्रिटिकल एनालिसिस करके, कोई भी राइटर हो, कोई भी पोएट हो, कोई भी आप कह सकते हैं कि गद्यकार हो या रचनाकार हो या नॉवलिस्ट हो या कहानियाँ लिखने वाले हो, चाहे मुंशी प्रेमचंद ही क्यों ना हो, कोई भी जो क्रिटिसिज्म है उससे परे नहीं है। हाँ, डॉक्टर विकास देवकीर्ति या और भी जितने जो टीचर्स हैं उनको भी क्रिटिसिज्म से परे नहीं रखा जा सकता है, लेकिन एक कटाक्ष करना, किसी एक व्यक्तिगत कटाक्ष ना हो करके, वो थोड़ा सा एक अच्छा हो कि हेल्दी वे में हम क्रिटिसाइज करें किसी चीज़ को। खास करके मेंस में आंसर राइटिंग भी किया जाता है तो क्रिटिकल एनालिसिस ज़रूर किया जाता है कि इसका पॉजिटिव पार्ट क्या है, निगेटिव पार्ट क्या है। फिर एक जो व्यक्ति आंसर लिख रहा है, कोई स्टूडेंट आंसर लिख रहा है, तो उसका अपना खुद का एवेल्यूएशन दोनों से क्या निकालता है, यानी जो वे फॉरवर्ड है वो कंक्लूजन क्या देता है। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन छोटे छोटे क्लिप्स वायरल करके किसी टीचर को बदनाम करना, परेशान करना, मेंटली हरास करना, ये ठीक बात नहीं है। चाहे कोई भी हो, टीचर हो तो टीचर है, उसका काम है लोगों को पढ़ाना, बच्चों को पढ़ाना, और बच्चे पढ़ रहे हैं, चाहे वो फिलोसफी का स्टूडेंट हो या फिर सोशलॉजी का स्टूडेंट हो। तो पहले पूरी नॉलेज जब किसी चीज़ की ना हो तब तक हम लोग टीका टिप्पणी नहीं करें तो अच्छा है, ठीक है। और करें तो एविडेंस के साथ करें कि आपने जो पढ़ाया है ये गलत पढ़ाया है या ऐसा नहीं, और केवल खोखले दावे न करें कि इससे हमारी संस्कृति, हमारा धर्म, हमारा ये चीज़ खतरे में पड़ जा रहा है। इतना कमज़ोर नहीं है किसी का धर्म या किसी की संस्कृति, किसी की जो भारतीय संस्कृति है कि ऐसे, ठीक है। तो वो एक तुलसी दास जी का वो कहीं से वो एक कोटेशन था, उसको उन्होंने कोट कर दिया था पढ़ाते वक्त, ठीक है। और फिर जितने भी अभी जैसे रामायण देखेंगे तो भारत में देयर आर मोर देन 300 रामायण इन इंडिया। तो रामायण तो 300 से ज़्यादा रामायण भारत में ही लिखे गए हैं, ठीक है। और जो प्रचलित है वो है वाल्मीकि रामायण, उसके बाद फिर और भी रामचरितमानस है, उत्तर रामचरितमानस है, उसमें बहुत सारे कांड जोड़े गए हैं। तो विकास देवकीर्ति सर वहीं से एक कोटेशन लेके दिए, बजाब तो उन्होंने ललन टॉप पे आकर अपना एक्सप्लेनेशन। अब ये समझिए कि ये देश का दुर्भाग्य ही है कि एक शानदार टीचर को ऑनलाइन आ करके एक प्लेटफॉर्म पे, एक टीवी चैनल या न्यूज़ चैनल के थ्रू एक्सप्लेनेशन देना पड़ रहा है। ये देश का दुर्भाग्य है कि लोग मानसिकता को नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है। और कैसी मानसिकता पाल के रखे हैं, किसी उनका धर्म भ्रष्ट हो रहा है, उनकी जो संस्कृति भ्रष्ट हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है। और जो सबसे पहले तो जो लिखा है उसी पे क्यों नहीं दावा ठोकते हैं कि ऐसी चीज़ें ना लिखी जानी चाहिए। आज से 500 या 1000 वर्ष पहले जो चीज़ें लिखी गई हो, चाहे रामायण हो या फिर महाभारत हो या फिर आपको रामचरितमानस हो, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अपसेट करने वाला चीज़ था, तो इस चीज़ को हम लोग एक पॉजिटिव वे में लेते हैं। सर ने खुद इसका एक्सप्लेनेशन कर दिया है। एज अ स्टूडेंट, एज ए टीचर, एज अ एजुकेटर, मैं
हमेशा विकास देवकीर्ति सर के साथ खड़ा रहूँगा, या जो भी टीचर, जो शानदार टीचर हैं भारत के, जिनका केवल मकसद केवल पैसा बनाना ही नहीं बल्कि शिक्षा देना भी है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं डिस्कस करने के लिए, फिर कभी बाद में करेंगे। अभी फिर से हम लोग अपने जो मेन पॉइंट है, मेन टॉपिक है, इस पे आते हैं कि जो कफिन बरियल है यानी लाश को जलाने की जो प्रथा है, वो जो प्रैक्टिसेज है, वो एविडेंस उसका प्राप्त हुआ है। ठीक है, अपीयरेंस ऑफ हम्प्ड बुल। हम्प्ड बुल तो जैसे सूसा जो मेसोपोटामिया है वहाँ से भी मिले हैं, और इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो सील्स हैं यानी कुबड़ वाले जो बुल हैं यानी जो सांड हैं, उसका जो एग्जाम्पल्स हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी मिला है और आपको मेसोपोटामिया के सिविलाइजेशन में भी मिला है। तो दोनों जो सभ्यताएं हैं लगभग सेम अगर हो तो हम लोग कह सकते हैं इनका कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप जरूर रहा होगा। ठीक है, अब एक और एग्जांपल देख सकते हैं कि जैसे कि रिजर्व्ड शिप्स भी होते थे। शिप्स मतलब आज के जो मॉडर्न शिप्स है वो नहीं, उस समय के जो बोट्स या नाव, जो बड़े बड़े नाव बनाए गए होते थे, उसको खे करके जितने भी जो सेलर्स हैं या जो ट्रेडर्स हैं लेके आते जाते थे, अपने व्यापार में इस्तेमाल करते थे। तो वो सारी चीज़ें भी प्राप्त हुई है, उसका एविडेंस भी हमें मिल जाता है। ठीक है, हड़प्पन सिविलाइजेशन से इसकी चीज़ें मिल जाती है। अब इंटरनल ट्रेड में अगर हम लोग देखेंगे, इंटरनल ट्रेड में खास करके जो सौराष्ट्र का क्षेत्र है, इंटरनल ट्रेड भी अगर भारत में देखेंगे, सौराष्ट्र यानी जो गुजरात का पार्ट है, उसके बाद महाराष्ट्र का पार्ट है, तो यहाँ से भी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों का जो संबंध है, व्यापारिक संबंध है, वो हमें अच्छे से दिखाई पड़ता है। साउथ इंडिया से देखेंगे कि दक्षिण भारत से भी उनका संबंध है। राजस्थान खेतड़ी तो प्रसिद्ध ही था, जो कॉपर है, कॉपर के लिए खेतड़ी बहुत ही फेमस रहा है और शुरू से ही फेमस रहा है। तो और खेतड़ी पे बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, राजस्थान खेतड़ी किस लिए प्रसिद्ध है, तो कॉपर के लिए। ये सारी चीज़ें हमें मिल जाएगी और बहुत सारे एग्जाम्स में खास करके जो 1 ईयर्स एग्जाम्स हैं उसमें पूछे जाते हैं। और जो वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश का जो वेस्टर्न पार्ट्स है वहाँ से भी व्यापारिक संबंध इस्टेब्लिश था, यानी वहाँ से भी बहुत सारे एविडेंसेज हमें प्राप्त हुए। एक्सटर्नल मेसोपोटामिया हो गया, सुमेरिया हो गया, इराक बहरीन का जो क्षेत्र है, उन क्षेत्रों से हम लोग देख सकते हैं कि अभी मॉडर्न डे में जैसे ईरानियन प्लेटू है, तो इसमें जितने भी जो खाड़ी देश आ जाएंगे वहाँ से जो इंडस पीपुल जो थे, हड़प्पन पीपुल जो थे, उनका जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ या ट्रेड एक्टिविटीज़, ट्रेड एंड कॉमर्स अच्छे तरीके से जो उनका चला जाता था। और इसमें फिर हम लोग देखें कि और कौन कौन से जो आइटम एक्सपोर्ट या इंपोर्ट किए जाते थे। जैसे आइटम ऑफ इंपोर्ट में देखा जाए कि कौन सी वस्तुएं आयात की जाती थी, तो गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, टीन, लैपिस लाजुली। लैपिस लाजुली जैसे लाजवर्त, बहुत ही अच्छा नाम दिया गया इसका, लैपिस लाजुली का नाम। लाजवर्त एक पत्थर ही होता है, इसका देख सकते हैं हम लोग, इसका इमेज देख सकते हैं। ये लैपिस लाजुली एकदम बेहतरीन पत्थर होते हैं, और जो कि इस पे एक जो W.B. यीट्स का एक पोयम भी है कि उसमें वो बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं कि इसके ब्यूटी के बारे में। शेक्सपियर पे बहुत सारी चीज़ें लिखी गई है, आपको उसके हैमलेट, लियर, बहुत सारे कहानियाँ बना करके, नॉवेल, ड्रामा बना करके लिखा गया है। उसी प्रकार वो बोलता है कि उसी प्रकार मेरे लिए जो लैपिस लाजुली है बहुत ही बेशकीमती है। उस पोएम में ये बातें बताई जाती है W.B. यीट्स के द्वारा। तो ये जो लैपिस लाजुली जो है एक इम्पोर्टेंट आपको जो स्टोन मटेरियल है उस समय प्राप्त हो जाता है। तो अब लैपिस लाजुली कहाँ प्रचुर मात्रा में मिलता है, तो इसका एविडेंसेज हमें अफगानिस्तान से मिल जाता है। तो अफगानिस्तान जो कि भारत का बॉर्डर एरिया है, तो वहाँ से व्यापारिक संबंध भारत का बहुत ही स्ट्रॉन्ग था, अभी भी है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ से प्राप्त हो जाती है। ठीक है, बहुत सारे जेड यानी हीरे जवाहरात भी मिले हैं। सेल्स मतलब जो सीप, शंख, समझ रहे हो ना, शंख, जो शंख फूंकते हैं तो एक विचित्र तरीके का आवाज़ निकलता है, खास करके जितने भी जो पृष्ठ वगैरह लोग होते हैं वो इस्तेमाल इसका करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें अब आइटम्स ऑफ एक्सपोर्ट में क्या यहाँ से आयात तो हो गया कि भाई हमें सोना मिलता था, सिल्वर मिलता था। जैसे देख सकते हैं कि गोल्ड, एंटोलिया का जो पार्ट है, ये जितने भी पार्ट है, एक गोल्ड का, एक कॉपर हो गया, गोल्ड यहाँ से ईरानियन जो प्लेटूज है यहाँ से गोल्ड का व्यापार भारत, यानी वहाँ से गोल्ड मंगाया जाता था। फिर देखेंगे कि जो सिल्वर है, सिल्वर भी आपको बहुत सारे स्थानों से मिल जाएंगे। ठीक है, सिल्वर, तो ये एविडेंसेस हमें प्राप्त हो जाते हैं। ठीक, उसी प्रकार हड़प्पन लोग अपने यहाँ से बाहर क्या क्या भेजते थे, एक्सपोर्ट क्या क्या चीज़ें करते थे। तो एग्रीकल्चरल अगर चीज़ें देखेंगे
खाद्यान्न के रूप में अगर कोई देखा जाए तो वीट, बार्ले, पीस मतलब जो मटर है, ऑयल सीड्स एट्सेट्रा, ये सारी जो वस्तुएं थी इसको भारत के जो लोग थे, खास करके जो इंडियन सब कंटिनेंट के लोग, हड़प्पन लोग थे, वो बाहर एक्सपोर्ट करते थे, यानी भेजते थे, और वहाँ से जो गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ये सारी चीज़ें वो इंपोर्ट किया करते थे। तो ये चीज़ें म्यूचुअल जो एक्सचेंज होता था, बार्टर सिस्टम ही था, तो यहाँ से बहुत सारी चीज़ें ढोके ले गए और एक्सचेंज में बहुत सारी चीज़ें वहाँ से वापस लेके आ गए। और फिर फिनिश्ड प्रोडक्ट्स में अगर देखा जाए तो कॉटन गुड्स, खास करके जो महाराष्ट्र का, सौराष्ट्र का बना हुआ या गुजरात का बना हुआ जो कॉटन गुड्स होता था, उसका डिमांड बहुत हाई था उस समय के लोगों में। और यहाँ से बहुत सारे जो पॉटरीज हैं, बीड्स हैं, बीड्स मतलब जो हार, मोती का जो होता है, सेल्स होते हैं, सीप, शंख होते हैं, आइवरी मतलब जो कर्नाटका का बहुत सारा जो पार्ट है, वहाँ से आइवरीज लेके जाते थे लोग। आइवरी मतलब जो हाथी के दांत का जो तस्करी करना होता था, तो उस समय ये सारी चीज़ें आपको एविडेंसेस हमें प्राप्त हो जाते हैं कि इन चीज़ों को भारत से एक्सपोर्ट किया जाता था, यहाँ से बाहर भेजा जाता था, और बदले में जो गोल्ड, सिल्वर, कॉपर या ये सारी चीज़ें वापस आती थी। अब जैसे देखेंगे कि गोल्ड भारत में कहाँ कहाँ मिलता है, तो जो नॉर्थ कर्नाटका का पार्ट है, अभी जैसे कि एक KGF कोलार गोल्ड फील्ड करके एक मूवी आया, पार्ट 1 पार्ट 2, उसमें बताता है कि हाँ, वो जो माइंस है, गोल्ड माइंस हैं, वो भारत के लिए एक बहुत रीढ़ है, बैकबोन है गोल्ड के क्षेत्र में, ठीक है। वहाँ से उसका प्रोडक्शन होता है कर्नाटका से, नॉर्थ कर्नाटका से। बाहर देखेंगे अफगानिस्तान में मिलता है, पर्शियन कंट्रीज में मिल जाएगा आपको, और फिर अगर साउथ अफ्रीकन कंटिनेंट में बात करेंगे तो साउथ अफ्रीका में ये सारी चीज़ें मिल जाएगी। सिल्वर अफगानिस्तान और ईरान से मंगाया जाता था, ठीक है। अफगानिस्तान और ईरान से हमें सिल्वर प्राप्त हो जाते थे। कॉपर कहाँ से मंगाते थे लोग? खेतड़ी से, राजस्थान से, साउथ इंडिया से, अरेबियन या फिर बलूचिस्तान। देख सकते हैं कि जितने भी जो अरेबियन कंट्रीज हैं, यहाँ से हमें कॉपर प्राप्त हो रहा है, ठीक है। और बलूचिस्तान यानी जो पाकिस्तान का जो एरिया है, ये वाला एरिया आपको अभी मॉडर्न डे में ये वाला एरिया बलूचिस्तान का पड़े, जो कि वहाँ वो भी सिरदर्द पाकिस्तान के लिए बना हुआ है, वहाँ भी पॉलिटिकल उठापटक होते रहता है। तो ये जितने भी जो एविडेंसेज हैं हमें प्राप्त हुए हैं। लेड ईस्ट इंडिया और साउथ इंडिया, यानी भारत में भी साउथ इंडिया का जो पार्ट है, चाहे वो तमिलनाडु हो गया, कर्नाटका हो गया, आंध्रा हो गया, केरल हो गया, साउथ इंडिया से भी हमें जो लेड है या और भी एविडेंसेस, खास करके गोल्ड का हमने देखा कि जो नॉर्थ कर्नाटका से मिलते हैं, तो वहाँ से भी व्यापारिक संबंध जो हड़प्पन पीपुल थे उनका था। टीन अफगानिस्तान से मिलता है, और इसका एविडेंस बिहार से भी है कि बिहार में भी टीन का उत्पादन होता था, और वहाँ से भी इसका इंटरनल माने जो व्यापारिक संबंध वो स्टेब्लिश था। उसी प्रकार लेपिस लाजुली जो अफगान से मिलता था, आपको जो सेल्स है सौराष्ट्र या फिर जो डेक्कन प्लेटो से हमें प्राप्त हो जाता है। तो ये हमारा आज का जो टॉपिक है वो हड़प्पन जो ट्रेड है, हड़प्पन ट्रेड पे था कि हड़प्पन ट्रेड कैसे विकसित होता है, और यहाँ के हड़प्पन पीपुल लोग उस समय के जो कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन था, किन किन सभ्यताओं से परिचित थे और किन किन चीज़ों का एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जाता था। तो ये सारी चीज़ें आज हम लोग डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि और कितने भी जो इंपॉर्टेंट थीम्स हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन में, उसको देखेंगे, इंपॉर्टेंट साइट्स देखेंगे, इंपॉर्टेंट और भी जो इन्फॉर्मेशन है देखने के बाद फिर वहाँ की सोसाइटी कैसी थी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, आपको तो इकोनॉमिक में ही आ जाएगा, फिर जो सोशियो पॉलिटिकल क्या क्या स्थिति थी, समाज कैसा था, मैट्रियार्कल सोसाइटी था, तो मोनार्की था या राजा किंगशिप था, क्या था, ये सारी चीज़ें फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। आशा करते हैं आप सब लोगों को ये चीज़ें पसंद आ रही हो, तो इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेज पहुँचाइए। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।